अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 41 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और स्टूडेंट्स, ये इस सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ की एवेलुएशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एवेलुएशन के पार्ट की तरफ आते हैं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एक फ्लो चार्ट है वो गिवन है, जिसमें सबसे पहले आपने डिटरमिन करना है कि किस चीज़ को मेजर करना है। एवेलुएशन का ताल्लुक चूँकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के साथ है, तो आपने स्टैंडर्ड्स जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं मेजरमेंट के लिए, जो स्टेप नंबर 2 में आपको लिखा नज़र आ रहा है। फिर आपने जिस चीज़ को मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना है, तो आप एक्चुअली परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर कर लेंगे स्टेप नंबर 3 में। क्या ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करती है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर तो इसका आंसर येस है तो फिर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है कि आपने जो सोचा था और जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस हुई और ये परफॉर्मेंस आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। और अगर वैसा नहीं है तो फिर आप इस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे, जिसे आप कंट्रोल कहते हैं। और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद दोबारा परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, दोबारा ये जो साइकिल है वो चलेगा जब तक कि आपको जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल नहीं जाते। अच्छा, जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो इसमें एक तो हमारे पास फाइनेंशियल मेजर्स होती हैं और दूसरी नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होती हैं। फाइनेंशियल मेजर्स में जो आम तौर पे हम मेजर्स यूज़ करते हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई है, इसे हाई होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर या ईपीएस है, इसे भी हाई होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी हाई होनी चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो जैसी भी हो, वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, उसे कम होना चाहिए। स्टॉक प्राइस जो है इसे भी हाई होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल मेजर्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है या मार्केट वैल्यू एडेड है या एक बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। इसी तरह हमारे पास कई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स भी हैं, जैसे कंपनी की रेपुटेशन है। देखें, जितनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होंगी और जितने अच्छे तरीके से अप्लाई की जाएंगी उतना ही जो कंपनी की रिप्यूट है वो बढ़ेगी। फिर कंपेटिटिवनेस है, यानी कितना ज़्यादा सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास मौजूद है। ब्रांड की प्रेफरेंस है, यानी जो कंज्यूमर की फाइनल चॉइस ऑफ बाइंग है उसमें ब्रांड कहाँ पे फॉल करता है। उसके बाद टेक रेट है, यानी कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं कि जब आप उन्हें किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए अपील करते हैं, कॉल करते हैं, तो उस पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट से कोई फ़लाँ चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप फ्री ट्रायल के लिए जो है वो साइन अप कर सकते हैं, या आप जो है वो कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, या किसी और तरह की कोई चीज़, तो इसे टेक रेट कहते हैं। जितना ज़्यादा कस्टमर्स आपको ओबे करेंगे उतना ये बेहतर होगा, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर कस्टमर की रिटेंशन है और इसका अपोजिट जो है वो चर्न रेट कहलाता है। हम ऑलरेडी सीआरएम में पढ़ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन होगी उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। कस्टमर का एक्सपीरियंस, देखें, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ जितना अच्छा रहेगा, कस्टमर के रिटेंशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। उसके बाद इनोवेशन है, यानी आप कितनी ज़्यादा नई जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लेके आए, आपने कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई। मार्केट शेयर है, देखें, जो बॉटम लाइन है वो यही है कि जी आपने कितना ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो अर्न किया। अगर फाइनेंशियल साइड पे देखें तो वो प्रॉफिट है, और अगर नॉन फाइनेंशियल साइड पे देखें तो मार्केट शेयर आपका कितना ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा भी कुछ मेजर्स हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, या नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर्स एक्वायर्ड है, या आपका जो प्रोसेस टाइम है, कितना ज़्यादा कम हुआ आपका प्रोसेस टाइम। तो कई तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एवेल्यूएशन और कंट्रोल को एक और तरह से देखें तो जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके नतीजे में आपका एक मार्केटिंग प्लान बनता है, तो उसके अंदर कई तरह के वेरिएबल्स आप रखते हैं, जिनमें फाइनेंशियल वेरिएबल्स भी हैं और नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल्स भी हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे, जिनको मेजर करेंगे आप। और हर वेरिएबल के अगेंस्ट कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं,
जिनके साथ कंपैरिजन में वो वेरिएबल मेजर किए जाएंगे, और स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन के बाद आप एक्चुअली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। अगर परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से कम है तो यहाँ पे हम कंट्रोल वेरिएबल जो है वो अप्लाई कर देंगे। और अगर हमें कंट्रोल मैकेनिज्म समझना है तो इस डायग्राम में देखें, मैं स्टार्ट करूँगा ऑपरेटिंग प्रोसेस से। आपने किसी चीज़ को शुरू किया, किसी प्रोसेस को शुरू किया, और जब आप उस प्रोसेस को लेके चलते हैं तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब ये परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है या नहीं, अगर तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, सेटिस्फैक्ट्री है, या हमने जो अपने टारगेट सेट किए थे, गोल सेट किए थे, वो अचीव हो गए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अचीव नहीं हुए तो फिर ये फीडबैक जो है वो आगे जाएगा, और फिर कंट्रोल के बाद हम दोबारा इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई ये चीज़ें ख़राब हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा से जो प्रोसेस है वो चले और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहे। अब देखें कि ये जो फीडबैक दिया गया है इसे हम मॉनिटरिंग कहते हैं, इसे आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये करेक्टिव एक्शन है। ये दोनों मिल के कंट्रोल बन रहे हैं। यानी अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे कंट्रोल किस चीज़ का नाम है तो हम कहेंगे कि ये मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शन का सम है। जब भी आपने कंट्रोल करना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और अगर वो गलत हो रहा है तो फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लेके उसको ठीक करना पड़ेगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो जितना ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जितना बेहतर अंदाज में उसे ठीक करेंगे उतना ही कंट्रोल हमारा बढ़ता जाएगा। कंट्रोल को समझाने के लिए एक और डायग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसे कंट्रोल चार्ट कहा जाता है। इस कंट्रोल चार्ट में आप देखें कि 3 पैरेलल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एक ग्रीन कलर में है जो कि सेंटर में है, इसे हम कंट्रोल लाइन कहते हैं। इससे ऊपर एक लाइन है रेड कलर में, इसे हम अपर कंट्रोलिंग लिमिट कहते हैं, और एक लाइन इससे नीचे है ग्रे कलर में जिसे लोअर कंट्रोलिंग लिमिट कहते हैं। और कुछ आपको जो है वो एक ग्राफ सा नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, ये हमारा प्रोसेस है। अब देखें जो प्रोसेस है आइडियली इसे कंट्रोल लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। ये ना इससे ऊपर की तरफ निकले ना इससे नीचे की तरफ रहे, बल्कि एग्जैक्ट ये ग्रीन लाइन को फॉलो करे। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो वेरिएशन है वो ज़ीरो रहे, ये आइडियल केस है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, ड्यू टू एनी रीजंस वो ज़रूर आती हैं। तो आप देखें कि ये जो ग्रीन प्रोसेस है, सॉरी जो ब्लू प्रोसेस है, ये कभी ग्रीन लाइन से ऊपर भी निकल रहा है, कभी इसके ऊपर भी रह रहा है, कभी इससे नीचे भी आ रहा है, ये वेरिएशन है। लेकिन ये वेरिएशन जो 2 लिमिट्स मैंने आपको बताई, अपर कंट्रोलिंग लिमिट और लोअर कंट्रोलिंग लिमिट, उनके दरमियान में, तो जब तक ये वेरिएशन इनके दरमियान में रहेगी ये एक्सेप्टेबल है। जहाँ पे ये इससे बाहर निकलेगी हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो जब भी हम कंट्रोल मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन ज़रूर देते हैं कि ये इतने मार्जिन तक रहेगा, वेरिएशन आएगी, चेंज आएगा, तो हम इसे विद इन कंट्रोल ही समझेंगे। और जहाँ पर ये उस लिमिट से एक्सीड करेगा तो फिर हम वहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल की एक और डेफिनेशन हमें समझ आ रही है जो ज़्यादा टेक्निकल है कि कंट्रोल इज़ द एक्सटेंट टू विच वेरिएशन कैन बी रिड्यूस्ड। जितनी वेरिएशन बढ़ेगी कंट्रोल कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जितनी वेरिएशन कम से कम होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि जितना कंट्रोल बढ़ेगा वेरिएशन कम से कम होनी चाहिए। अब हम कंट्रोल की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप सबसे नीचे देखें तो आपको इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट जो है ये नज़र आ रहा है। ये तीनों चीज़ें मिलके एक प्रोसेस बनती हैं। यानी प्रोसेस की जो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, थ्रूपुट्स और आउटपुट। ये जो थ्रूपुट है इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। फिर हर स्टेज जो है प्रोसेस की उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोल हमारे पास मौजूद होता है। अगर प्रोसेस शुरू होते वक्त हम कंट्रोल करें यानी इनपुट के वक्त, तो इसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहा जाता है। अगर प्रोसेस के साथ साथ हम कंट्रोल करें तो इसे कॉन्करेंट कंट्रोल कहा जाता है। और अगर हम प्रोसेस के एंड पे कंट्रोल करें यानी आउटपुट के लेवल पे, तो इसे फीडबैक कंट्रोल कहा जाता है। फिर
चाहे फीड फॉरवर्ड हो, कॉन्करेंट हो या फीडबैक हो, तीनों तरह के जो कंट्रोल हैं इनकी दो दो टाइप्स हैं। एक बिहेवियर कंट्रोल कहलाती है और दूसरी आउटकम कंट्रोल कहलाती है। तो अब ऊपर वाला जो चार्ट है अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक कंट्रोल लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल्स बिहेवियरल कंट्रोल में क्या हैं और आउटकम कंट्रोल्स में क्या है वो लिखी हुई है। जैसे फीड फॉरवर्ड जब हम करते हैं यानी प्रोसेस शुरू होते वक्त जब हम कंट्रोल करते हैं, और ये सबसे अच्छा कंट्रोल होता है, सबसे इफेक्टिव होता है, उसमें जो बिहेवियरल कंट्रोल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आ जाएगा। यानी हम पहले से ही ऐसा कल्चर बनाएं कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट दे। दूसरी साइड पे जो इकोनॉमिक फोरकास्ट हैं या जो मार्केट डिमांड है उसको हम जहन में रख के अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो करते हैं। कॉन्करेंट कंट्रोल से मुराद जो प्रोसेस के पैरेलल हो रहा है। तो बिहेवियरल कंट्रोल में हम क्या करेंगे कि जो मैनेजमेंट सुपरविजन है प्रोजेक्ट में वो साथ साथ रखेंगे ताकि जहाँ पे प्रॉब्लम आए उसे रिजॉल्व किया जाए। और अगर हम आउटकम कंट्रोल की बात करें तो जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है, जो रियल टाइम में वहाँ पे काम हो रहा है, हमने उसको देखना है। जो सुपरविजन है वो ह्यूमन बिहेवियर को देखेगी और जो टेक्निकल सुपरविजन है वो प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को या मैन्युफैक्चरिंग को देखेगी। और जो फीडबैक कंट्रोल जिसका ताल्लुक प्रोसेस के आखिरी फेज के साथ यानी आउटपुट के साथ है, तो वहाँ पर जब आपने लोगों को देखना है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसकी क्वालिटेटिव मेजर करेंगे कि कितना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हुए। और जो आउटपुट कंट्रोल है उसमें हम फाइनेंशियल मेजर्स यानी प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ इस चीज़ को देखेंगे। प्रीवियस स्लाइड में जो आपको मैंने डिटेल्स बताई थी वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि वो किसी स्ट्रेटजी के बारे में अंदाज़ा लगाएं कि वो स्ट्रेटजी सही है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, पहले भी इस पे बात हुई। जबकि जो ऑपरेटिंग कंट्रोल है इसका ताल्लुक एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के साथ है, ये भी हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से फिर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो हैं, जैसे फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक कंट्रोल, जिसका ताल्लुक प्रोसेस के स्टार्ट, प्रोसेस के सेंटर और प्रोसेस के एंड के साथ है। इसके बाद हमने आउटकम कंट्रोल्स की बात की जिसका ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ है। और बिहेवियरल कंट्रोल जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो किस तरह हैं। और इसके बाद फिर फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में आपको आउटपुट देते हैं, जैसे कॉस्ट हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं या बजट है या प्रॉफिट्स हैं। और नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो हैं ये इंटेंजिबल्स की फॉर्म में बात करेंगे, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या एम्प्लॉई मोरल है, एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर था और कोट आपके सामने लिखी हुई है, द एंड ऑफ ए जर्नी मीन्स द स्टार्ट ऑफ अनदर वन। तो हमारा भी ये सफ़र इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपका बहुत शुक्रिया।